Hi learners, how are you? This is Sri classes. I am Sushil Kumar. So today in this session we are going to solve your all the questions which you have done in your examination. जो आपने अपना एग्ज़ाम दिया है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर, वो एनालिसिस कराया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो गया था, इशू हो गया था। लाइव जो करा रहा था मैं, लाइव नहीं हो पाया था, तो ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है। आप इसका पूरा का पूरा सेशन अटेंड करिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। और लुत्फ़ कोई गाना नहीं है, कोई मूवी नहीं है, लुत्फ़ इस प्रकार से उठाइए। एज ए अपने एजुकेशन को आप इंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपको मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो फिर जिस चीज़ में मज़ा होता है उस चीज़ में करने का जो जुनून होता है वो और बढ़ जाता है। जब और बढ़ेगा तो आपको हर एक टास्क आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए, आपका क्लास जो है ये 5th नंबर क्वेश्चन तक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करा दिया था लाइव क्लास वाले में, तो उसमें टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया था, तो इसमें मैं कवर करा रहा हूँ। तो आप इसको कुछ ढंग से क्वेश्चन आप कॉपी एंड पेन मोड में बैठिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन हो हर एक क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएँ, हर एक क्वेश्चन को समझ पाएँ कि कैसे आपको करना था। हाँ, और जो आपने किया है इस क्वेश्चंस को एग्जाम ने आपने अपेयर किया होगा, आपने जैसे सॉल्व किया होगा उसको आप देखिए इस अप्रोच से और अपने अप्रोच को मैच कराइए। कहाँ पर गलती हो रही है, कितना क्वेश्चन आपने किया, कैसे किया, वो आप यहाँ पर सब चेकअप कीजिए। और प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है और आक्रमण बैच स्टार्ट हो चुका है। प्रारंभ फॉर जेई मेन एंड एडवांस फाउंडेशन बैच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who wants to prepare for JEE and NDA, okay, as well as Akraman batch which works for who wants to prepare for NEET and NDA। तो जो नीट और एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो आक्रमण बैच में अपने आप को एनरोल करें। वो प्लेलिस्ट में उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। अभी कुछ दिन तक वो क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी। बाकी उसके बाद में आपको लाइव होगा, समय पे लाइव आएंगी सारी क्लासेस। तो जहाँ तक है आप उसमें इनरोल कर लीजिए और अपने रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। अगर आप रिज़ल्ट का वेट करते हैं तो इसका मतलब आप समय का व्यर्थ अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा एक ऐसा औजार है जो आपको हर एक रास्ते को खोलने के लिए मदद करेगा। हर एक रास्ते को आप खोल सकते हैं। जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी करना हो, छोटे काम से बड़े काम तक सब कुछ शिक्षा एक ऐसा माना जाता है, शस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है कि जिसका प्रयोग करके हर एक बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। तो आप क्या करें, आपके अंदर बस शिक्षा के लिए आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा आपको समय देना है, और जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है वो आपको कुछ समय के बाद में एज अ इंटरेस्ट आपको रिटर्न होगा। वो आपको फ्यूचर आप सक्सेस होने के बाद में खुद ही आप एनालाइज कर पाएंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप अगर पढ़ाई में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ पढ़ाई से अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक सक्सेस का जो है ठप्पा है, सक्सेस की मोहर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अगर अपने आप में इफ़ यू आर इफ you are improving your habit day per day in your life, and you are feeling that I am getting improved with the previous time, then it means you are getting success, you are on the right path, you are going to towards the success moment। तो आप अगर अपने आप में दिन प्रतिदिन एक एक आदतों को सुधार रहे हैं तो इसका मतलब आप सफल हो रहे हैं, किसी ना किसी मोड में सफल हो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र सक्सेस का उदाहरण है, एकमात्र सक्सेस का जो है क्या नाम है वही सक्सेस है। आपको अगर आप अपने आप में सुधर रहे हैं, आप अपने आप की आदतों को पहले की अपेक्षा बेहतर बना रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेहतर बनते बनते आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य बेहतर होगा, वो बेहतर में बेहतर होगा, तो फिर आप सक्सेस होंगे। तो यही है मेरे हिसाब से सक्सेस का उदाहरण। सक्सेस इज नथिंग, सक्सेस इज द इम्प्रूविंग पार्ट ऑफ एनी पर्सन्स, स्पेसिफिक पर्सन्स दैट एग्जिस्ट इन their domain also in that previous time when he or she does not working on herself or himself। ओके, सो आपको क्या करना है, बहुत ही जुनून और जोश से सेशन को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, क्योंकि इस सेशन में आपको डिटेल में एनालिसिस मिलने वाला है। ये सेशन थोड़ा सा लेट में आया क्योंकि कुछ कारण था, और इसमें
देखिए कहना ना, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो वही कहानी है। तो जो सेशन है वो आपके लिए जो है वो है बहुत ही डिटेल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। तो आप पेन और पेपर मोड पे बैठिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है कोन का, और हाइट कितनी है 24 और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, पहले अब सबसे पहले सी एस से निकालना होता है। सी एस से कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको पता होगा 1/3 पाई आर एल होता है, सॉरी पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब अगर आप, ठीक है, ये पाई आर एल हो गया। अब अगर फिर पूछ रहा है यहाँ पर हाइट 24 रेडियस 7, तो ये हाइट दी हुई है, यानी कि कोन की आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, कोन की हाइट दी गई है, ठीक है। कोन का मतलब जो परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है, नॉर्मल वाला हाइट दिया गया है। यहाँ पर जो है स्लैंटिंग वाली हाइट नहीं दी गई है, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है, यल स्लैंटिंग हाइट नहीं दी गई है। तो आपको क्या क्या निकालना है, स्लैंटिंग हाइट निकालिए, रेडियस आपका 7 है, ये कितना है 12 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। नहीं समझ में आ रहा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। एक 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, और हाँ 24 24 4 चौक 16 4 दूनी 8 96 24 दूना 48 6 576, कितना हो गया 576 और प्लस 49 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा ना, 625 और 625 का रूट करेंगे कितना आएगा 25। तो ये क्या हो गया आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका स्लैंटिंग हाइट कितनी आ गई 25। अब स्लैंटिंग हाइट अगर 25 हो गई तो आगे देखिए, इसमें पूछा है पाई आर एल, तो पाई आर एल की ज़रूरत है। तो पाई तो पता ही है आपको, पाई कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू 7, यल की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 आपने निकाला, तो यहीं पर रख दीजिए। यानी कि 22 दूना सॉरी 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया 550 और हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है 6 में, सी का ऑप्शन सही है, ओके। तो ये आंसर नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। आप मैच कराइए कि आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर, इतना दिया हुआ है, यानी किसी सर्किल के, समझिएगा, किसी सर्किल के एंड पॉइंट डायमीटर के दिए हुए हैं, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ एनी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर। तो सर्कल बनाइए सबसे पहले आप, ठीक। इस सर्किल के एंड पॉइंट की डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया आपका। तो इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है 2,4, तो 2,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये तिरछा जाएगा, इसको आप इधर ले लीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। मान लीजिए ऐसे तिरछा ही है आपका -3, -1। क्या पूछा है आपका, रेडियस पूछ रहा है, तो इनके बीच की दूरी आप निकाल लीजिए, जो आए उसका बाई 2 कर दीजिए। तो दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, मान लीजिए पी एंड क्यू के बीच की दूरी निकाल लीजिए, और जो है उसको बटा 2 कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, वो आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि आपका डायमीटर आएगा, बस बीच की दूरी निकालेंगे, तो बीच की दूरी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर डी बराबर कितना हो जाएगा √ फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि -3 -2 कितना हो जाएगा 5, -5 का होल स्क्वायर, और फिर -1 -4, फिर -5 हो गया, -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा √25 + 25 कितना हो गया 50, और 50 को ले सकते हैं आप 5√2, 25 दूना 50, 25 को आप बाहर कर लीजिए तो 25√2 हो गया, 5√2 सॉरी। तो यह कौन सा ऑप्शन सही था आपका, ये 7 का 6 सी नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन 5√2 कौन सा किस में आ रहा है 7 के सी में, ठीक है, 5√2 आ रहा है, 7 का सी सही है ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया रेडियस, जो आपका रिक्वायर्ड रेडियस था, रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 0, 5/3 एंड 0।
दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोज, सॉरी यहाँ पर जीरोज दिया हुआ, जीरोज मतलब ये होता है आपका इसके रूट्स होते हैं, टू रूट्स या जीरोज बोलते हैं, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल के रूट्स जीरोज को क्या बोलते हैं आप, रूट्स या जीरोज बोलते हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है आपका, वो क्या है आपका, वहां पर दो जीरोज दिए हुए हैं, 5/3 और जीरो दिया हुआ है, ठीक है, 5/3 और क्या दिया हुआ है, जीरो। अब क्या पूछ रहा है आपसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला ये है, दूसरा ये है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स करेंगे 5/3 आएगा, तो 5/3x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे दोनों को कितना आ जाएगा, जीरो, यानी इक्वल्स टू जीरो। तो यही इक्वेशन होता है, इक्वल्स टू जीरो भी होता है, ठीक है। इक्वेशन में किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी एक्सप्रेशन में आप इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वल्स टू जीरो हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडिफाई करके, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 5x अपॉन 3, और 3 को इधर भी भेज देंगे, जीरो हो जाएगा, यानी यही हो गया आपका आंसर। तो 3x² माइनस 5x से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 8 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है, 8 का ए ऑप्शन सही है। तो ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन आपने लगाया था कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक काम करना है आपको, मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ कि जितना होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, एक हिसाब से एक वर्क दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ। वो टास्क ऐसे करना है कि आपको पहले से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो जो ऑप्शन आपने ऑप्ट किया था उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो जो ऑप्शन आपने क्वेश्चन पेपर में ऑप्ट किया है, आपने टिक मार्क किया होगा ना क्वेश्चन पेपर में, आपको याद होगा कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया था, तो वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आप किया था, तो जिससे मैं जान सकूं कि आपने कितना अडॉप्ट किया, आपने अभी तक जो पढ़ा वो कैसे अपने पेपर में अपने आप को रिप्रेजेंट किया, वो मैं जान सकूं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद टू पॉलिनोमियल्स, सॉरी विद टू जीरोज विच इज 5/3 एंड 0। तो ग्राफ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू px इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम ग्राफ, यानी ग्राफ से दिए गए जो px की जीरोज हैं कितने हो सकते हैं जीरोज। तो ये जो ये कट कर रहा है कितने जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है। तो जो ये आपका ग्राफ जो है ये किसका ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है, किसका, पैराबोला का ग्राफ है। पैराबोला मतलब होता है परवलय, हिंदी में बोलते हैं परवलय, परवलय का ग्राफ है। तो ये परवलय कहाँ पे कट कर रहा है, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, एक वाई डैश एक्सिस पे। तो इसका कितना होगा, 2 जीरोज होंगे, कितने जो जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगी, या फिर 2 रूट्स होंगे, या फिर 2 रूट्स होंगे। तो यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 9 का सी नंबर, ठीक है, 9 का सी ऑप्शन सही था, सी। तो ये हो गया क्वेश्चन 9 तक। आप एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। इसमें आपको स्लैंडिंग हाइट नहीं दी थी, बस स्लैंडिंग हाइट करके फाइंड करके इसमें आपको एरिया निकाल लेना था, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना था। और इसमें एंड पॉइंट दिया हुआ था, दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा के आपको बाई 2 कर देना था। तो आपने 1 मिनट, ये आपका सॉरी ये आपका कितना आया था, ये डायमीटर आया था, ये रेडियस नहीं होगा, ये डायमीटर होगा, यहाँ पर गलती होगी मुझसे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये डायमीटर हो गया। इसका बटा 2 कर दीजिए, यानी कि अपॉन 2 कर देंगे, इसको अपॉन 2 करेंगे, यानी 5√2/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस, यानी इसका रेडियस हो जाएगा आपका 5/2√2, यानी इसको आप लिख सकते हैं अपॉन √2। इसको देखो 2 को आप 2 बार लिख सकते हैं, √2 में 2 बार लिख सकते हैं, पता है ना आपको, ये पता होगी ये चीज़। 2 को 2√2 लिखा जा सकता है, तो यानी कि अपॉन √2 इंटू √2, और ऊपर भी एक √2, तो इसको एक √ कट गया, 2 कट गया, क्या होगा आपका रेडियस 5/√2 आ गया। रेडियस कितना है आपका, 5/√2 आ गया, 5/√2, ये हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पेपर हमारे पास था नहीं, तो मैंने बस मोबाइल से सेंड करवा लिया था व्हाट्सएप पे, तो मैं कर रहा था सॉल्व। यहाँ पे आपका देख करा रहा हूँ सॉल्व, अब देख लीजिए इसको। चलिए मैं आगे चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको क्या करना है,
कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन, 20 तक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके आगे आपका जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। बहुत ही इजी पेपर आया था आपका, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था। एक दो क्वेश्चन जो था वो था, क्योंकि हर एक पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा देखने को जो टफ रहता ही है, बाकी पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। आप इसको अपने फ्रेंड्स तक भेज देना, वीडियो सेंड कर देना, ताकि उनको भी ये मदद मिल सके, वो भी एक डिटेल तरीके से, एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ में किसी चीज़ को एनालिसिस कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? टैबलेट लेके। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। इसका कैप क्या हो गया? तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? देखिएगा आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? above value of k for which the pair of equations kx is equals to y plus 2 and 6x is equals to 2y plus 3 has infinite number of solutions, infinitely many solutions। तो many solutions क्या होते हैं? एक से दो solutions कब होते हैं, तो उसको आप समझिएगा। चलिए बताते हैं आपको, ठीक है? तो देखिएगा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस के एक्स इज इक्वल टू इतना और इतना। तो इसको पहले आप मॉडिफाई कर लीजिए। फर्स्टली यू डू मॉडिफाई दिस इक्वेशंस, के एक्स इज इक्वल टू, तो के एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर ले आइए, वाई माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 2y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2। ये तो होगा बस। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पता, यू नो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन, बिकॉज व्हेन टू लाइंस एग्जिस्टिंग कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर, जब दो लाइन जो होती हैं एक दूसरे के पर लाई कर जाती हैं, लाई करने का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती हैं, तो ये दोनों लाइन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। एज अ एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड, आप समझिए कि जब किसी भी मित्र से आप मिलते हैं, उस मित्र के साथ आप जब बहुत समय तक रहे होंगे, तो ही आपके जो होंगे गुण जो होंगे उससे मिलते जुलते होंगे। या फिर यूँ कह लीजिए, किसी मित्र के साथ में आप काफ़ी समय तक रह रहे हैं, तो उसका मतलब आपसे गुण उससे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ उसे मिल रही हैं, आपके विचार उससे मिल रहे हैं, थॉट्स, तो बहुत सारे थॉट्स मिल रहे हैं, तो काफ़ी गहरी मित्रता होगी। कम थॉट्स मिल रहे हैं या फिर एक दो थॉट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत हल्का फुल्का होगा। या कभी मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो जब कभी थॉट्स मिलते ही नहीं हैं, इसका मतलब वो कहीं एक दूसरे पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते ही नहीं रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं, तो वो दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं में होगा ही नहीं, दोनों लाइन पैरेलल, तो कभी कटेंगे ही नहीं। आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते चल रहे हैं, क्योंकि हमारी आपके जो थॉट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। उसी प्रकार से ये लाइन जो है कट नहीं रही है एक दूसरे को, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है? अब लाइन अगर कहीं एक जगह पे कट रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि वो एक ही जगह पे मिल रही है, उसके बाद में कहीं नहीं मिलने वाली है। इट मीन्स इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब वो अगर बार बार मिल रहे, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लाई कर गई, लाई करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर से निकल गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस के किस मान के लिए यहाँ पर हम रखें कि किसकी बात, कौन सी वैल्यू रखें कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएं, आपके मतलब को एग्जिस्ट कर जाएं। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका अगर इफ दिया होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0
and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. This is our two equations. Okay, then you will get here the formula or the condition. You can say the condition a1 upon a2, the multiple of the coefficient of x, the ratio of coefficient of x is equals to ratio of coefficient of y is equals to ratio of coefficient of constant, कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ही कह सकते हैं। ये तीनों जब इक्वल हो जाते हैं तभी आपका क्या होता है, तभी क्या होता है आपका कोई भी दो लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, सॉरी कोएग्जिस्ट करती हैं, एक दूसरे को पलाई करती हैं, तो उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो इनके a1 और a2 क्या है, यहाँ पे कंपेयर करके आप निकाल लीजिए। a1 a2 क्या है, a1 क्या है k, तो यहाँ पर रख दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूँ मैं यहाँ पे, k क्या क्या है, k की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a1 की वैल्यू एक हिसाब से क्या होगी, k होगी। a1 की जगह पे क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, तो a1 की वैल्यू कितनी है, k अपॉन a2 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -1, -1 है ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंपेयर कराएंगे जब तो -1 आएगा, -1, और b2 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -3, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। अब आप इसको इसके साथ लेते थे और इसको इसके साथ लेते थे, यानी यहाँ से अब अगर b1 b2 का मान निकालना होता था तो आप यहाँ से इसको साथ में लेकर कर लेते थे, लेकिन इस कंडीशन को आप चेक करते थे, ठीक है, क्या करते थे आप चेक करते थे, कोई भी जब इक्वेशन दिया हुआ था तो आप याद करिए कि चेक करते थे कि यहाँ पर अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किस के की किस वैल्यू के लिए होगा, तो के की कौन सी वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, यानी k अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/3, यानी 3 2 6, यानी कितना हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 4, k इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर। ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, k इज इक्वल टू 4, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, दिस इज योर आंसर। सो लेट चेक that which option you have opted in your examination. Let me answer in the comment box. Okay, so moving towards the next question. What is the next question? 11. If a is ABC form and if AP then common difference जो है आपका D है, common difference कितना है D, then value of A minus 2B minus C is equals to, तो इससे आप ऑप्शन से जाके जल्दी से सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चंस को। इसमें आपका जो है ऑप्शन है क्या है आपका, यह ऑप्शन आपका कौन सा दिया हुआ है, 2a प्लस 4d, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 0, और सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, -2a माइनस 4d, सॉरी डी फॉर कॉमन डिफरेंस, और डी ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपको, -2a माइनस 3d। तो आपको क्या करना था, एक बार इससे जब आप सॉल्व करते तो यहाँ से आप रख सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि सिंस यू नो दैट द एपी हैज अ, ये क्या होता है आपका एपी का आइडेंटिटी क्या होती है, उनके फर्स्ट और लास्ट टर्म का, जैसे इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, ABC are 3 terms in the AP, then you have to do add first and third term and that will be equals to the second times of the second term। तो ये क्या है, सेकंड टाइम ऑफ सेकंड टर्म का वो दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म के योग के बराबर होगा, जोड़ के समेशन के बराबर होगा, तो ये होता है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू a प्लस c/2। और एक चीज़ और होता है क्या आपका, अगर जो दो टर्म का डिफरेंस होता है, ठीक है, अगर आप एपी में चल रहे हैं तो उसका मतलब आगे वाला टर्म क्या होगा, बड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं लेकिन होता है मैक्सिमम कंडीशन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं जब, तो क्या होगा यहाँ पर b माइनस ए, यानी सेकंड ए बी सी अगर 3 टर्म है एपी में, तो b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d, और वो किसके बराबर होगा, c माइनस बी के बराबर होगा। ये क्या होगा था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसके टोटल किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस d के बराबर हो जाएगा। हर एक प्रत्येक एक जो प्रीसीडिंग से टर्म से डिफरेंस होगा, प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। ओके, चलें आगे। तो अब आपका क्या है, इसमें ऑप्शन कौन सा था, हाँ इधर लिख तो दिया हमने, a+2a प्लस 4d, 2a प्लस 4d और कामा 0 -2a कामा सॉरी 2a प्लस 4d, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया है 0, थर्ड ऑप्शन -2a माइनस 4d, फोर्थ ऑप्शन -2a माइनस 3d।
तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या कीजिए, आपको पता है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कीजिए, मॉडिफाई करिए, यानी कि a माइनस 2b माइनस सी। अब आप क्या करें, यहां से a माइनस बी दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए इसको, या फिर 2b को ही रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। a माइनस सी इधर कर दीजिए, a माइनस सी को किनारे कर दीजिए, और 2b को आप क्या लिख सकते हैं, वहां से देखिए a प्लस सी लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस लगाइए, 2b को लिख सकते हैं a प्लस सी, कितना हो जाएगा a माइनस सी माइनस a और फिर माइनस सी हो जाएगा, ये a कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका माइनस 2c। अब माइनस 2c के बराबर ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर मैच कर रहा हो तो वो आंसर हो जाएगा। तो माइनस 2 आप इसको लिख सकते हैं, माइनस 2c लिख सकते हैं। तो जीरो तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं, माइनस 2 आ गया है, माइनस 2c आ गया है, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे फ्लॉप हो गया। अब तीनों ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन था आपका, ठीक है। तो माइनस 2c के बराबर कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है। चले, क्या है आपका 2a प्लस 4d है, तो 2a प्लस 4d को लिखिए, 2a प्लस 4d, और d को आप क्या लिख सकते हैं, a के टर्म में लिखिए, ऐसा लिखिए, तो a c और a के टर्म में लिखिए, तो c a के टर्म तो आप लिख नहीं सकते हैं, हाँ। d को आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, d को आप लिखिए b माइनस ए, d को आप क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस 4b माइनस 4a, ऐसे तो हो गया। तो आप 2a यहाँ से घटाएंगे तो यानी 4b और माइनस 2a बचा। अब इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 4b माइनस 2a, तो आप क्या कर सकते हैं, 2b की वैल्यू क्या होती है, a प्लस सी होती है, 2b की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 2b और माइनस 2a, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 को बाहर रखने दीजिए, 2b की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस सी, तो a प्लस सी अंदर रख दीजिए, माइनस 2a, ठीक है, माइनस 2a, और 2a हो गया प्लस 2c हो गया, माइनस 2a हो गया, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2c। 2c तो आया, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से माइनस लगा है, तो माइनस के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर इसी वाले डिजिट से आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस की कमी है थोड़ा सा, कहाँ, 2a प्लस 4d में, या यहाँ पर तो माइनस रहना चाहिए, किसी एक जगह पे माइनस रहना चाहिए, या फिर दोनों जगह पे। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 3d से आएगा नहीं, क्योंकि 3d है तो डिजिट चेंज हो जाएगा, डिजिट चेंज होगा तो यहाँ पर 2c आएगा नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, सी बचा, यही होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि है कि नहीं है। चलें, तो इधर देखिएगा, माइनस 2a माइनस 4d को क्या लिख सकते हैं आप, इसको तो आपको पता ही क्या लिखना है, तो माइनस 2a माइनस 4d को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a को लिखा लेने दीजिए, d को आप लिख सकते हैं 4 इंटू b माइनस ए लिख सकते हैं, तो माइनस 2a माइनस 4b और प्लस 4a हो जाएगा, क्यों, ब्रैकेट पड़ेगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 4b बचा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस 4b बचा, और फिर क्या हो जाएगा आपका 4a में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट होगा, 2a बचेगा, 2a माइनस 4b बचा। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं 2b को, इसको 2b बना सकते हैं, यानी कि इसी तरीके से 2a माइनस 2 इंटू 2b, और 2b की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस सी होती है, इसको आप 2 इंटू 2b लिख सकते हैं ना, तो 2 मैंने बाहर कर दिया, और 2b की वैल्यू a प्लस सी मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो 2a माइनस 2a माइनस 2c, 2a से 2a से कैंसिल, कितना आ जाएगा, माइनस 2c। तो दिस इज योर मैचिंग आंसर। किससे मैच करा, देखिए जो आपका मैंने यही तो सॉल्व किया था, यही तो मैंने सॉल्व किया था, सॉल्व किया था ना, यही सॉल्व किया था, माइनस 2c आया था। अब यहीं पर मैंने सॉल्व किया इसको, कौन सा ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन मैंने सॉल्व किया, मैंने माइनस 2c आया, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन, दिस इज योर आंसर। ओके, सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ ईच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनडीए में पूछा जाता है, आईआईटी में भी पूछा जाता है, जेई के एंट्रेंस एग्जाम में। द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3, द मीन ऑफ डाटा, कह रहा है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस है, क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में आप 3 ऐड करते हैं, हर एक डिजिट में 3 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक डिजिट में 3 ऐड कर रहे हैं, तो उसके मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एज आप ले सकते हैं कि कोई डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, 2-4 डिजिट लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं,
ठीक है। तो डिजिट क्या है आपका, मान लीजिए 3 से 4 तक कोई डिजिट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 4 5 या 6 कोई भी डिजिट ले लीजिए, यानी 5 6 7 8 हमने ले लिया, 4 डिजिट ले लिया। तो इसके मीन के बारे में इफेक्ट पूछ रहा है। अब हर एक डिजिट में आप 3 जोड़ दीजिए, तो ये डिजिट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना 8, 6 + 3 9, 7 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 8 3 11। तो एक एक देखिए 8 9 10 11, यानी कि क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बन गया, लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना, क्रमागत संख्या है। अब इसको ऐड करके जोड़िए, उसको ऐड, इसका क्या निकालिए आप, मीन निकालिए। तो मीन निकालेंगे, इसका मीन निकाल लीजिए, दोनों में देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, मीन पे क्या फर्क पड़ रहा है। कह रहा है कि वैल्यू में मैंने तो हर डिजिट में, हर डाटा में मैंने 3 तो ऐड कर दिया, लेकिन अब आपके मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मीन क्या था, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 5 11 और 7 कितना हुआ 18, 8 26, 26/4 6.2 आएगा, ठीक है, 6.5, ठीक है। 6 5 11 और 7 18 और 8 26, 4 4 छंग 24, 2 बचा, 4 पंचे 20, 6.5 आ गया आपकी मीन। अब फिर इसको ऐड कीजिए, यानी 10 10 20 और 28 होगा, 28 हो गया, 4 से डिवाइड करिए 7 आ गया, यानी 1 मिनट सॉरी, ये कितना हो गया 9 11, 9 11 कितना हुआ 20 हुआ, सॉरी 9 11 20 और 10 30 और 48 हो गया। 48 को डिवाइड कराइए 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, 27 और 1 28, 38 आएगा, माफ़ कीजिएगा ऐसे होता है, 9 8 17 और 1 18 और 2 1 3, सही है, अब सही है। 4 और 9 36, कितना बचा, 3 बचा, 2 बचा, 4 पंचे 20, 9.5, यानी कि देखिए 6.5 से कितना ज़्यादा है, 3 तो ज़्यादा है। ऐसे आप कोई भी डिजिट लेकर चेक करेंगे तो 3 मोर है, ये कितना है 3 ज़्यादा है, बस 3 ही मोर है इससे, यानी 3 ही ज़्यादा है। तो अगर 3 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी डाटा में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ये आप इसको क्या समझ लीजिए, एज ए थ्योरम समझ लीजिए। किसी भी डाटा में सेम, हर एक डाटा में आप जो जोड़ते जा रहे हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म जोड़ रहे हैं, तो उसके मीन पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा, वही प्रभाव पड़ेगा एज अ सेम डिजिट, वहाँ पर भी इंक्रीज करके आप बता सकते हैं कि यह डिजिट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने हर एक डाटा में 3 इंक्रीज किया, तो हर एक डाटा जो मीन उसका निकल करेगा, न्यू डाटा का मीन निकल कर आएगा, वो मीन भी 3 से इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एलिमेंट of an event is denoted by P and probability of non happening event is denoted by Q, the relation between P and Q। तो ये आपको पता है कि जो किसी भी डाटा का प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, P से डिनोट किया मान लीजिए, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किससे आपने डिनोट किया, Q से डिनोट किया। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये फार्मूला होता है P + Q = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट = 1 होता था, ये होता फार्मूला आपका। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यही रिलेशन पूछा था, ये एज अ फार्मूला आपको क्वेश्चन में एज समझ लीजिए फार्मूला पूछ लिया तुरंत, आपको इसमें तुरंत ऑप्शन करना चाहिए था। एक गर्ल कैलकुलेट्स, ये कहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा आप, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इंक्रीज बाय 3, बी ऑप्शन सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, P + 1, इसको ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं आके। ए गर्ल दैट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ हर ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी 0.08 एंड 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट। क्या कह रहा है, ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 tickets all if 6000 tickets are sold, how many tickets has she bought। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यहाँ पर निकालना था। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कितने उसने टिकट खरीदे,
कितने टिकट खरीदने पर उसने क्या किया, अपने आप को एज आ सिक्योर किया कि मैं लॉटरी जीत सकती हूँ। तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकालना है कि कितना टिकट उसने खरीदना था कि वो सिक्योर कर सके अपना लॉटरी। अगर उसकी प्रॉबिलिटी कितनी आ रही है, फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रॉबिलिटी 0.08 आ रही है, ठीक है। द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी 0.08 और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6000 टिकट थे। कितने टिकट थे, 6000। और ये निकल पर आउटपुट कितना आ गया आपका, 0.08 आ गया, 0.08 आ गया। तो यहीं से आपको निकालना था, इसको गुणा करा दीजिए, यानी 0.08 को आप गुणा कराइए 6000 से और अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये डबल कट जाएगा, 480 टिकट खरीदा उसने। 480 टिकट खरीदने पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 480 टिकट खरीदने पे उसने अपने आपको सिक्योर कर लिया कि मैं लॉटरी में फर्स्ट रैंक जीत सकती हूँ, ठीक है। गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग, यानी कि उसने कैलकुलेट किया था कि मेरी प्रोबेबिलिटी जीतने की इतनी है और इतने टिकट बेचे जा चुके थे, टोटल 6000 टिकट जो हैं वो बेचे जाने थे या फिर बेचे जा चुके थे। तो उसने कितना टिकट खरीदा जिससे कि उसका रैंक सिक्योर्ड हो सके, फर्स्ट रैंक। तो उसने कितना टिकट खरीदा, मान लीजिए पूरा टोटल उसने कितना खरीदना था, पी नंबर ऑफ पी खरीदना था। तो उसको मैंने डिवाइड किया 6000 से। क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अकरिंग एनी एलिमेंट। You know that the probability of occurring any event is equals to नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपको पता करना था। तो यहाँ पर क्या किया, टोटल इवेंट दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट यानी 6000 इज इक्वल टू 0.08। तो यहाँ पर 0.08 से आप 6000 गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 480 आ जाएगा। तो 480 टिकट उसने खरीदा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो लेट मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स दैट विच ऑप्शन हैव यू ऑप्ट इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट मी नो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं भाई। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। इफ 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है, आप है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देन फाइंड करना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं इसमें। लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है हैज रेशनल रूट्स। तो 16 नंबर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन कौन सा है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू डोंट मेक नॉइज स्टूडेंट्स, 0 हैज रेशनल रूट्स। हैज रेशनल रूट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी समय नोट कर लेते हैं। 17 नंबर क्या आपका दिया हुआ है, 5/8 सेक स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्लियर है, विजिबल है। चलिए सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन।
कमान गाइस, इसको शेयर कर दीजिएगा आप। हिल जाएगा, दूर हो जाइए। देखिए क्या हुआ, तबीयत नहीं सही है तुम्हारी? हेलो मिस्टर आयुष, हेलो। तबीयत नहीं सही है, दवा लिए थे? चलिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इतना देन अल्फा। देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, बहुत कम्पिटिटिव लेवल का भी है। मैंने स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। ये भी है, ये तो बन ही जाता है, ये तो जनरल है, ठीक है। ये क्या है आपको, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर रूट्स हैं तो यहाँ पर निकालना क्या आपको, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यही आपको पता करना था। यानी कि यहाँ से आप निकाल लीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा के इन दोनों का मूलों का योग निकाल लीजिए, यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। यानी सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपको, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब -1 है यहाँ पर। बी का यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस बी बाई ए। तो बी यहीं पर तो होता है, इससे कंपेयर कराइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नॉन टाक, -1 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कितना आ जाएगा, -1। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, -1 अपॉन 1, यानी कितना हो जाएगा, -1। ये भी -1 आ गया, ठीक है। कितना आया, -1। ये भी -1 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, ये कितने निकल कर आएगा, 1। इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? आपने कौन सा ऑप्शन लगाया बताइए? 15 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन 1 आएगा। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2x स्क्वायर प्लस के एक्स -4 इज इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स। तो रेशनल रूट्स कब होंगे, इस किस वैल्यू के लिए इसके रेशनल रूट्स होंगे? तो रेशनल रूट्स को आपको प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे इजी तरीका क्या कीजिए, आप ऑप्शन से चले जाइए। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, आप ऑप्शन को देखकर आप यहाँ पर वैल्यू रखिए और उसके बाद में आप रूट्स निकालिए। तो ऑप्शन आपका क्या है, एक बार क्वेश्चन पेपर से मैं देखूं, देखो 2 +-2 √2 दिया हुआ है, +-2 √2 दिया हुआ है, ठीक है। +-2 √2 और फिर 2 दिया हुआ है, +-2 दिया हुआ है और फिर 0 दिया हुआ है, नहीं √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक एक वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप रखेंगे, सबसे पहले आप क्या रखिए, 2 को रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर √2 रखेंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 रखें आप, तो 2 रख के चेक करें एक बार, यानी 2x²। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे इक्वेशंस आपके एग्री हो जाएंगे, ठीक है। सारे इक्वेशंस तो सही, सारी ऑप्शंस तो सही हो नहीं सकते, तो आप कोई भी एक रख लीजिए। वैसे इसको आप रखेंगे √2 वाला तो उसका कॉम्प्लिकेटेड रहेगा थोड़ा सा, मैं बता दूंगा उसको भी, लेकिन इसको सबसे पहले आप क्या समझिए, ये समझिए, ठीक है। 2x² माइनस यहाँ पर के स्थान पर 2 रखिए, के जगह पे 2 रखिए, -4 = 0। अब इसको चेक कीजिए, इसको रूट्स कैसे आ रहे हैं, यानी कि 4 × 1 = 4, एक मिनट, पहले आप 2 रखा, 2 आपने 2 रख दिया, के जगह पे आपने 2 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, इसको आप 4 2 = 8, यानी 4 2 = 8 लेकर आना, ठीक है। और गुणा कराने के बाद में 8 लेकर आना, मल्टीप्लाई करने के बाद में, सबट्रैक्ट करने के बाद में 2 लाना। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं +4x - 2x - 4 = 0। तो 2x यहाँ से कॉमन कर लेंगे आप, x + 2 बच जाएगा अंदर, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x + -2, यहाँ पर कितना होगा, -2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2 बचेगा अंदर, = 0। x = -2 आया, ओए डोंट मेक नॉइज है, बराबर -2
और 2x कितना आ गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका जो वैल्यू है, तो दोनों कंडीशन में आपको रेशनल लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके पॉजिटिव वैल्यू का मिनिमम वैल्यू क्या निकालना है आपको, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके फॉर विच, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव वैल्यू के की कौन सी होगी फॉर विच इसके रेशनल रूट हो, तो कम से कम वो छोटी संख्या, देखिए ध्यान से गौर से समझिएगा यहाँ पर कि पूछ रहा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपकी। सबसे इजी आपको हिंट दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है, आंसर भी दे रहा है आपको, सिर्फ इसमें से 2 ऑप्शन आपको चेक करने थे बस। कौन सा 2 ऑप्शन, अब आप पूछेंगे 2 ऑप्शन से जाएंगे तो क्या चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, नहीं नहीं भाई, देखिए इसका कोई और तरीका है ही नहीं, ठीक है। इसको आप और तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन से जाना था, इसलिए एग्जामिनर ने क्या किया यहाँ पर हिंट दिया आपको लीस्ट पॉजिटिव, ध्यान से देखिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके, यानी अगर पॉजिटिव वैल्यू आप ढूंढने जाएंगे ऑप्शन में तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा, ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट योर आंसर, यू हैव टू चेक विद इन सेकेंड एंड फोर्थ, इनमें चेक करना था क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा था के की, तो के की वैल्यू इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू को आप रखते तो सबसे पहले आप कौन सा रखेंगे, आप अपने मन से पूछिए 2 ही रखेंगे क्योंकि 2 इजी है। 2 रख के चेक किया हमने, कितना आ गया रेशनल नंबर आ गया, -2 भी एक रेशनल नंबर है और 1 भी रेशनल नंबर है, तो अगर -2 रेशनल नंबर 1 भी रेशनल नंबर, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। √2 रख के चेक करने जाएंगे, क्यों चेक करने जाएंगे भाई, क्योंकि √2 रखेंगे तो इसका वो फैक्टराइजेशन होगा नहीं जल्दी, ठीक है। √2 रख के देख लीजिए यहाँ पर √2 अगर आप कर दे रहे हैं तो फैक्टराइजेशन करिए, 4 2 जाए 8, सब्सट्रैक्ट करके √2 लाना है, तो 4 2 जाए 8 और 4 माइनस √2 करेंगे, फिर ऐसा कुछ करेंगे तो बनेगा नहीं फैक्टर, ठीक है। रेशनल नंबर नहीं आना, ठीक है, वो इरेशनल भले बन जाए, आप उसको विविधकर से लगाते या फिर श्रीधाराचार्य से लगाते। तो ये हो गया आपका लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके फॉर विच इतना इरेशनल रूट था। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बताया तो मैंने। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए 5/8 सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 5/8 हो गया, ठीक है, 5/8 सेक 60 की वैल्यू होती है √2 होती है, कितनी होती है, सॉरी 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर करने की क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5/8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -3 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, कितना बचा 5 + 1/2, ठीक है, 6 और प्लस -3 कहाँ गया, ये भी नोट करना पड़ेगा ना, 6/2 -3 यानी कि कितना बचा 3 - 3, ये कितना बचाएगा 0। कौन सा ऑप्शन आपका था आंसर, कौन सा, सी नंबर, ठीक है, सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर विच इज 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर पे। If you have any doubts, any kinds of doubt, then you regarding to these questions, these solutions, then you can join my Telegram channel as well as you can join my WhatsApp group. That is Sri Classes, named by Sri Classes, and you can put there your doubt. Definitely you will get the solutions of genuine solution of your doubt. Okay, so don't worry about anything. At the rate Sri Classes, at the rate capital Sri Classes, capital Sri, all the capitals letter are here existing here, and by is only small. Okay, this is Telegram channel. This is Telegram channel. ठीक है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप क्या है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है आपका, इस पे ज्वाइन कर सकते हैं 96546891, यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। So this is your Telegram channel name and this is your WhatsApp group. You can send here message and within one message you can join the WhatsApp group Sri Classes. Okay, there you can get the complete solution with the genuine level of your doubt. Okay, so don't hesitate with asking your doubt. तो डाउट तो आप भाग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
देखिए इस चैनल पे आपको सिर्फ पढ़ाई ही मिलेगा और कुछ इंटरटेनमेंट वगैरह कुछ नहीं मिल सकता भाई, क्योंकि आई गिव ओनली स्टडी, आई हैव स्टडीड ओनली इन द पीरियड ऑफ स्टडी, सो आई एम गिविंग यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू गुड कंटेंट एज my highest level. I go to deliver the highest and best content from my side, so you achieve that, you pursue that, okay, so that you can make your future brighter than to present time, okay. So this is your, you can say, the knowledge is not any word, it has huge meaning that creates a very massive importance in the human's life or in any existing living beings that can understand the feelings, okay. So knowledge एक वर्ड नहीं है, नॉलेज एक विस्तारित एक ब्रह्मांड में एक ऐसा फील करने वाला एक ऐसा वर्ड है, फील करने वाला ऐसा समझ है जो आप समझते रह जाएंगे, लेकिन नॉलेज की हर एक जगह पे, किसी भी जगह पे चले जाएंगे, हर एक क्षण पे, हर एक जगह पे आपको नॉलेज, शिक्षा, ज्ञान जो होगा वो हर एक मोमेंट पे आपको मिलेगा। जैसे कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी क्षण पे हैं, किसी भी मोमेंट पे हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। जैसे न्यूटन जी बैठे हुए थे, जब ऐसा मानना है, मैंने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है, ऐसा मैक्सिमम पर्सन मानते हैं कि वो एप्पल जब ज़मीन पे गिरा तो उन्होंने सोचा कि क्यों गिरा, क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हुआ, क्या कुछ उनके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऊपर वाले ने दिया, कुछ भगवान ने दिया, ऐसा मानते हैं भगवान ने मेरा कर्म किस्मत देती है क्या, किस्मत उन्होंने उनको क्या दी, सेब गिरा दिया वही किस्मत थी उनकी, किसी के आगे आज तक आम नहीं गिरा क्या, किसी के आगे कुछ अमरूद नहीं गिरा टूट कर पेड़ से, क्या गिरा सबके आगे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, उनका दिमाग क्रिएटिव था, उन्होंने अपने दिमाग से ये डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा कि ये सेब क्यों गिरा ज़मीन पे, ये आसमान पे क्यों नहीं उड़ गया, ये ऐसे हॉरिजेंटली क्यों नहीं चला गया। तो दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ गेटिंग इनोवेट एनीथिंग्स बाय न्यूटन सर। So you have the opportunity given by God, okay, gifted by God, there you can perform at the level best of yourself. So here nobody can stop you until and unless you are not getting it stop yourselves. यदि आप खुद को नहीं स्टॉप होने दे रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, ओके। सो लोग कहते हैं ना कि ये खुद क्या कर लिए जो दूसरों को बताने चले, तो उनसे आप क्या खुद क्या कर लिए जो दूसरों को बताने चलते हो, उनसे आप ये मन ही मन में बोल दीजिए, मन ही मन में उनसे बोलिए मत, सब कह दीजिए अपने मन में ही संतुष्टि दिलाने के लिए कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर में माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तो तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सो दिस इज वाज द मोटिव, ओके। दे दीजिए, रोक दिया, ओके। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। आपको सिलेंडर दिया हुआ है, सॉरी 19.94.2 and height is given is 4 centimeter. Radius of cylinder find करना है, you have to find the radius of cylinder taking 5 is equal to 3.14. So you have to cover the curved surface area of cylinder is, you know that, since you know that 2 pi RH, तो ये कितना हो गया 94.2। अब कर्व सरफेस एरिया तो हो ही गया आपका, ठीक है, दूसरे सी एस से आपका हो ही गया। अब आप क्या कीजिए, आर निकालना है आपको, एच की वैल्यू रख दीजिए, 94.2 हो गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे, दोनों को सेम बनाएंगे, इधर जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, दोनों सेम हो गया, 5 2 जा 10 और 10 से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 94.2 बचा और नीचे कितना बचा 314 बचा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कितना बचा आपका, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 18 नंबर है, हाँ 18 नंबर।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा आपका? बी ऑप्शन। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 14 3 जा 42, यानी कि 3 ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वे। सो ये आपका 19 to 20 नंबर, ये दो क्वेश्चन 19 एंड 20 नंबर, ये दोनों क्या एजर्सन बेस पे है। एजर्सन एंड क्या आपका रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। कथन और स्टेटमेंट दिया हुआ, उसका रीज़न भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, वेट 1 मिनट। हेलो, डोंट मेक नॉइज, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, ठीक है। एजर्सन दिया हुआ है, तो चलें इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि एजर्सन फर्स्ट क्या है? पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज अ रैशनल नंबर। पेरीमीटर ऑफ एबीसी, एजर्सन क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज इक्वल टू रेशनल नंबर, कह रहा है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है। और सेकंड क्या है आपका? रीजन दिया हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ओके, रेशनल नंबर। हेलो, डोंट से समथिंग, आना ही पड़ेगा आपका। देखिए आप ध्यान से, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है इसमें? ट्रायंगल आपको दिया हुआ है बना के। ट्रायंगल कितना दिया हुआ है आपको? ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी 2 3। ये 2 है, ये 3 दिया हुआ है, बी पर राइट एंगल है, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप निकाल के 4 और 9 जोड़ेंगे, 25 का रूट 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। सम ऑफ एनी स्क्वायर, तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेशनल नंबर, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। पेरीमीटर 10 आ गया, ठीक है। 10 इज रेशनल नंबर, तो बात तो सही है। तो क्या रीजन भी सही है? रीजन ऐसे ही आया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर सही तो कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, तो होगा 25 तो होगा, लेकिन 25 ये इसका पेरीमीटर नहीं है, और पेरीमीटर के बारे में यहाँ पे कुछ बात नहीं हुई है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट तो दिया हुआ सही, रीजन तो सही, रीजन नहीं सही है, स्टेटमेंट सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं, लेकिन रीजन इसका नहीं सही है, ठीक है। रीजन नहीं सही है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो देखिए स्क्वायर का कोई यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। पेरीमीटर तीनों को जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा? पेरीमीटर तो 10 आएगा, तो 10 रेशनल नंबर है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है, ये कह रहा है। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर नहीं किया गया है। स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका रीजन नहीं सही है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19 का बी सही हो जाएगा। फिर 20 में चलते हैं। पॉइंट 0,2 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द
line 3x plus 2y is equals to 4, the distance of point 0 comma 2 from x axis to is 2 यूनिट, ठीक है। तो इस दर्शन क्या दिया हुआ है देखिएगा आप ध्यान से, चले क्या दिया हुआ है दर्शन, 0 comma 2 is point of intersection of y axis with the line, 0,2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद लाइन 3x plus 2y is equals to 4। ठीक है। अगर ऐसा लाइन दिया हुआ है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ऐसा है, ठीक है, तो y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,2 है, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे 3x plus 2y is equals to 4, ये होगा समझ लीजिए लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। इस ये y एक्सिस पे कितना है, 0,2 है। तो क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या है ये, चेक करिए, ये कह रहा है एजर्सन दिया हुआ है, चेक कीजिए है, ये तो कह रहा है कि है, लेकिन आप भी चेक कर लीजिए। अगर देखिए कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं पर भी, किसी लाइन पर भी, जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप एग्जिस्ट करेंगे, यानी इंडिया में आप लाई करेंगे, गोंडा में लाई करेंगे, यूपी में लाई करेंगे, महाराष्ट्र में लाई करेंगे, कहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ पे आप लाई करेंगे, जहाँ पर आप हैं, ठीक है। तो लाई करने का मतलब हुआ कि उस ग्रुप के आप एलिमेंट हैं, तो उसी तरीके से 0.2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस लाइन को, अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब 0.2 इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाइड होगा। तो रखिए, यानी 3 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 4, 2 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो यानी कि इधर तो ये 0 हो गया प्लस 4 तो इज इक्वल टू 4, यानी कि ये आपका सही है। तो स्टेटमेंट तो एजर्सन तो सही है। अब चेक कीजिए कि इसका रीज़न भी सही है। रीज़न क्या दिया हुआ है आपको, रीजन दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 comma 2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का कितना है यूनिट, 2 यूनिट है। तो क्या है ऐसा, एक्स एक्सिस से द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 यूनिट। तो चेक कीजिए, एक्स एक्सिस से ऐसे चलेंगे तो आप 2 यूनिट तो मिलेगा आपको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, यानी कितना मिलेगा 2, यानी कि रीजन सही है, रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन जो है एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए, एक्स एक्सिस से ये हो गया आपका डिस्टेंस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस बोला, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला है, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, वही मैं देख रहा था ध्यान से कि फ्रॉम एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है 0,2, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 यूनिट हो गया। तो ये हो गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। तो अब चलते हैं आपके सेक्शन बी के तरफ, सेक्शन बी की तरफ इंटेंड करते हैं, ठीक है। सेक्शन बी आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 ईच वन। ओके, पूछ रहा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इससे डिवाइड हो रहा है तो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, 7 छोड़ रहा है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यानी व्हेन इज डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी 12, तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, 12, 16 और 24, और कह रहा है रिमाइंडर 7 छोड़ रहा है तो 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी वो संख्या जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसमें कह रहा है रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो रिमाइंडर छोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, उसमें जो रिमाइंडर छोड़ रहा है वही ऐड कर दीजिए। ओके, कमान,
चलिए इसका एलसीएम निकालिए। 12 16 2 6 2 8 2 12 2 3 4 2 6 3 4 3 2 जा 6 2 2 1 2, ठीक है। 2 6 8 4 12 3 4 6 3 4 2, ठीक है। 1 4 2 और 2 1 सही है, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, ओके। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, तो 48 दिस इज द लीस्ट मल्टीपल विच इज डिविजिबल बाय 12 16 एंड 24। अब कह रहा है ईच केस में डिविजिबल भी हो और ईच केस में रिमाइंडर भी छोड़ रहा हो 7 ऐड कर दीजिए, रिमाइंडर छोड़ रहा था, कैसे कितना जोड़ेंगे, यानी कि 55 हो गया और 55 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 छोड़ दिया, 16 3 48 फिर भी रिमाइंडर छोड़ेगा, 24 दूना 48 फिर भी रिमाइंडर 7 छोड़ेगा, यानी 55 दिस इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाई all the three numbers and which leaves remainder 7 in each case. So this is your answer. यही कह रहा था। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो था, देखिएगा ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ क्योंकि समय लग रहा है ज़्यादा, तो क्वेश्चन आप बुक में अपने आप उसमें देखिए, एनालाइसिस करिए, और क्वेश्चन जिसको नहीं मिल रहा है वो एक बार देख लेंगे, कैसे नेट से डाउनलोड कर लेंगे, और बाकी मैं क्वेश्चन से बोल दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन का पार्ट समझा दिया करूँगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको भी लिख दिया करूँगा। चलिए तो क्या है आपका यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा 55। तो जब ऐसी भी बात पूछे या कोई एक चीज़ और ये पूछे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब कोई भी ऐसा चीज़ पूछे कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होगी या फिर इन दो संख्याओं से डिवाइड होगी, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। और कहे अगर रिमाइंडर छूट रहा है, रिमाइंडर कुछ बच रहा है, तो रिमाइंडर उसमें ऐड कर दीजिए, बात खत्म है ना, और कोई तरीका थोड़ी ना है। अब कितना नंबर चेक करने जाएंगे, तो अब अगर पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी, इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द थ्री विच डिवाइड्स टू ऑल द थ्री नंबर्स, इनका वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो विच नंबर्स डिवाइड्स कंप्लीटली डिवाइड कर रही हैं या फिर इतना डिवाइड करके इतना रिमाइंडर छोड़ रही हैं। तो आप क्या करने जाएंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कब निकालेंगे, एचसीएफ आप कब निकालेंगे, जब पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है, जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तब आप इनका एलसीएम निकालेंगे, वो सॉरी एचसीएफ, और जब लीस्ट नंबर पूछ रहा है कि इनसे डिविजिबल हो जाए वो संख्या, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड, अब देखिए मैं क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे लिख दिया करूंगा। 22 क्वेश्चन क्या है आपका, बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, ओके, 3 ब्लू बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, एक बॉल ड्रा की गई, सेकंड नंबर येलो होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, एक बॉल ड्रा किया गया है, ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन, ओके। वन बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल कितने रेड हैं 4, और कितना निकालना है आपको 1, यानी एक बॉल के रेड होने की प्रायिकता निकालनी है ना। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड, द बॉल शुड बी 1, यानी कि एक बॉल होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए, एक बॉल ही तो निकालेंगे,
तो एक ही बॉल के रेड होने की प्रायिकता को हम निकाल रहे हैं, एक ही बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर रहे हैं, यानी टोटल फेवरेबल इवेंट कितना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल यहाँ पर कितना है, 1 है, और टोटल कितना है 4, सॉरी एक बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो 4 रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4, और टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल में से कोई भी बॉल तो निकल सकती है, लेकिन जब सभी बॉल निकल सकती तो उसको हमें नहीं लेना है जो एक्सेप्ट टू, जो उसके सिवा हो, एक्सेप्ट टू रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो, रेड होने की प्रोबेबिलिटी के अलग हो, वो बॉल हमें नहीं लेनी है, हमें उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेनी है जिस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में हमारा बॉल रेड होने की संभावना व्यक्त करता हो। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 4 अपॉन 9 हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी इसका, 4 अपॉन 9 होगा रेड होने की प्रोबेबिलिटी। येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, येलो टोटल बॉल येलो कितनी है 2, और टोटल बॉल कितनी है 9, तो ये हो गया रेड येलो होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 का ए है, सॉल्व इक्वेशन ग्राफिकली x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 7। तो आप ग्राफ बना लीजिए, सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताया नहीं मैंने शुरू में ही आपको बताया, बहुत इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश। अब इसमें आपको दिखाना x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 5 ये कौन सी लाइन होगी, देखिए ध्यान से आप, बहुत ही इजी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब x इज इक्वल टू 5 दिया हो, यानी वहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो y का कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 देखिए 1, मान लीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया, मान लीजिए ये 5 हो गया, और y इज इक्वल टू 7 1 2 3 4 5 6 7, तो मान लीजिए ये 7 हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से एक बात देखिए क्या कि x इज इक्वल टू 5 है, तो ये लाइन कौन सी हो सकती है, ये लाइन इधर से जाएगी, किसके पैरेलल होगी, जब x इज इक्वल टू 5 बोला है तो वो लाइन ऐसे होगी, दिस इज योर x इज इक्वल टू 5, ओके, दिस इज वो पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के, क्यों, क्योंकि x पर उसका कोऑर्डिनेट 0 है, सॉरी y पे कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, x इज इक्वल टू 5 में y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो देख लीजिए y का कोऑर्डिनेट 0 ही तो है, y पे कहाँ बढ़ रहा है, सिर्फ x पे ही बढ़ा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब आपको निकालना है y इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, तो दिस इज योर बोथ द लाइन्स, ये दोनों लाइनें हैं, ठीक है आपकी, ये दोनों लाइन हो गई, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 7। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, बस ऐसा आपको कर देना था, इसमें ग्राफ वगैरह आपको दिया गया होगा एग्जाम में, तो आपको ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, ठीक है, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, using graphical method find whether pair of equation x equal to 0 and y equal to minus 3 consist or not। ग्राफिकल मेथड का प्रयोग करके बताना है आपको कि वेदर पेयर ऑफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस 3 कंसिस्टेंट और नॉट। ओके, कंसिस्टेंट बताना है, तो ग्राफ मेथड आप यूज़ कीजिए, x बराबर 0, क्या कह रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, ये कंप्लीट लाइन क्या हो गई x इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है, ये कंप्लीट लाइन क्या हो गई x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x और कहीं पर x इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, x इक्वल टू 0 वाली लाइन यही है, यहाँ पर x हो गया, ये हो गया y x डैश और y डैश हो गया, ध्यान से समझिएगा, तो x इक्वल टू 0 यही लाइन तो है। अब आपको क्या करना है, ओके, सो यू हैव टू डू हियर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस 3 कंसिस्टेंट और नॉट। तो पूछा है, दो इक्वेशन दिया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस 3, ये कंसिस्टेंट है दोनों लाइन की, नहीं कंसिस्टेंट है, ठीक है, माइनस 3, तो चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हो गई, यही लाइन जो मैंने अभी आपको y एक्सिस बताया, दिस इज योर x इक्वल टू 0, तो मैंने इसको डॉट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना था ना मुझे x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ, हमेशा के लिए नहीं,
सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये भी है और यही लाइन y एक्सिस भी है, इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। वैसे तो सॉरी माफ कीजिए, ये हमेशा के लिए है ना भाई, ये हमेशा के लिए है x इक्वल टू 0। आप कहीं जिस क्वेश्चन में मन कहे उस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 0, यानी y बराबर 0 वाली लाइन कौन सी है, ये है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या देखना है आपको, देखिए ध्यान से। अब आप क्या कीजिए, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 कहाँ मिलेगा, नीचे ही तो मिलेगा। मान लीजिए ये -1 हो गया, -2 -2 -3 -2, यानी ये हो गया लाइन। ये दोनों लाइन कट भी रही है, कॉन्सिस्टेंट तो हैं। अब क्या चाहिए, कॉन्सिस्टेंट है ये दोनों लाइन, क्या एक दूसरे से मतलब निरंतर है, पूछ रही है, कॉन्सिस्टेंट लाइन है, तो कॉन्सिस्टेंट तो है, यानी यस दिस लाइन इज कॉन्सिस्टेंट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 4 का ए, ठीक है। मैं इरोज कर देना उसको, कौन सा क्वेश्चन था ये, 23 का बी था, 23 का बी। आगे चल रहे हैं, ठीक है। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर का ए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3। फाइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 4 का बी दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 और कॉस बीटा इज इक्वल टू √3। तो वैल्यू कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा इसकी बताना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी, दिस वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ईजीएस्ट है, ठीक है, ईजीएस्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। पता नहीं क्यों दे दिया एग्जामिनर ने। इसको आपको स्क्वायर कर देना था, बस स्क्वायर करने पे आपको वैल्यू पता चल जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 2ab प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा, ठीक है, अंडर गैप इधर का बचा 3, ये कितना होता है, इसका वैल्यू कितने होती है, 1 होती है, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है ना, जिसको नहीं पता वो मुझे बताया कमेंट बॉक्स में, मैं उसको बताता हूँ। फिर 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चले आगे चलें, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से देखिए। कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक अल्फा तो यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, देखिए कॉसेक अल्फा, इसको पलट दीजिए, कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू √2 हो गया। कॉट बीटा को लिख सकते हैं आप tan बीटा, फायदा ही क्या है, कॉट बीटा इज इक्वल, अच्छा पता है आपको कॉट बीटा बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, फिर भी कोई मतलब नहीं है। यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं, कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक कॉट किसकी वैल्यू होती है, √3, पता है आपको, कॉट 30 की वैल्यू होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है ना, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। वैल्यू उठा के रख देंगे, निकल आएगा भाई। किसी तरीके से निकालना चाहे तो वो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, या तो फिर ऐसे निकाल दीजिए, कॉट बीटा इज इक्वल टू √3, कॉट बीटा √3 किसकी वैल्यू पे होती है, 30 की वैल्यू पे होती है, ओके। तो बीटा इज इक्वल टू 30 यहाँ पे रख दीजिए, कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू √2 आया है, और कॉसेक बीटा की जगह पे क्या रख दीजिए आप, 30 डिग्री। तो √2 प्लस कॉसेक 30 डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 प्लस √2 आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके। 2 प्लस √2 इज योर आंसर। हाउ यू हैव मेड दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन,
लेट मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ये हो गया आपका कॉट बीटा इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। ठीक है, चलें आगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब 5 नंबर क्या है आपका? देखिएगा ध्यान से आप। 25। ए जेड इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, जेड सी इक्वल्स टू 2 cm 2 सेंटीमीटर, जेड सी वेरी जेड सी 2 सेंटीमीटर, बी एम इज इक्वल्स टू 3, एम सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड एक्स वाई, ये पता करना है आपको। ठीक है, ये पता करना है। चलें आगे, यू कैन से हियर, यू कैन सी हियर एग्जैक्टली ट्राइंगल ए बी एम। ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल बी ए बी एम। सबसे पहले सिमिलरिटी का कंडीशन आप समझिए। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी ध्यान से समझिएगा। इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम and all the corresponding angles are same and ratios of their corresponding, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन सिमिलर होंगे। ठीक है, ये सिमिलर का ये चीज नहीं होती है। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ बीइंग एनी ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी एम और ए एक्स वाई। क्यों? एक्स वाई जो है इसके पैरेलल है बी एम के, दिया हुआ है क्वेश्चन में। वाई जेड पैरेलल है एम सी के। एक्स वाई इज पैरेलल टू बी एम और वाई जेड इज पैरेलल टू, पैरेलल का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल टू एम सी। तो देखिए ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एक्स वाई। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा, क्या साइड का रेशियो, कितना हो जाएगा? ये रेशियो ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन बी एम। ठीक है, ए वाई कितना दिया है नहीं पता आपको, नहीं पता है। ए एम भी नहीं पता है, तो इसको आप ए वाई अपॉन ए एम ही रहने दीजिए। एक्स वाई पता है नहीं पता है, बी एम 3 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। या फिर एक्स वाई करके आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रांसफर कर दीजिए 3 ए वाई अपॉन ए एम। ओके, नेक्स्ट इस पे चलिए। ए वाई जेड इज सिमिलर टू ए एम सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन
ले लीजिए, कोई भी दो ले लीजिए, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको। तो आप इसको लेंगे, क्यों इसको ले लेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको पता है, तो 3 AZ अपॉन AY अपॉन AM इज इक्वल टू AZ अपॉन AY अपॉन AM इज इक्वल टू फिर AZ अपॉन AC AY अपॉन AM, AY भी नहीं पता है। अब ये दो सोचेंगे दोनों सेम मिल रहा है, तो सेम इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी हम दोनों क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे। AZ कितना है 3, AC कितना है 5, तो AY दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ आप कर सकते हैं ना, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों को कंक्लूड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आप क्या देख पाएंगे, LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी XY अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/5 है ना। XY अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/5। अब ये हो जाएगा XY की वैल्यू 9/5, XY की वैल्यू कितने आ गई 9/5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 9/5 हो जाएगा आपका आंसर। XY इज पैरेलल टू BC, ठीक है। AZ इज इक्वल टू 3, ZC इज इक्वल टू 2, AZ इज इक्वल टू 3 एंड ZC इज इक्वल टू 2, BM इज इक्वल टू 3, MC इज इक्वल टू 5, BM इज इक्वल टू 3 एंड MC इज इक्वल टू 5, और XY इज इक्वल टू पैरेलल बता रहा था BC। एक मिनट, XZ इज पैरेलल टू BC, XZ जो पैरेलल हो BC के पैरेलल, ठीक है। तो कौन सी दिक्कत है, अब आपको सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही से हो गया, ऐसे आपको निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। XY अपॉन 3, AY अपॉन, सही तो है, BM, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा AY अपॉन AM, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 26 है। तो नेक्स्ट सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। उसका वेट कीजिए आप, हर एक सेशन के कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। हर एक सेशन को कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी सेशन मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल एनालिसिस शायद है आपको कोई यूट्यूब चैनल पे मिले। तो आप क्या कीजिए, हर एक सेशन को कंप्लीट किए, विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको समझाया गया है। आप एक बार, कोई नहीं तो सीख तो जाएंगे, कम से कम किसी को बता तो सकते हैं, ठीक है। तो जो किया वो आपका फल डिसाइड करेगा, आप अपना कर्म करते जाइए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग हियर, फॉर staying here. So wait for next session, you will get the playlist of all the 3 parts of these solutions, all 3 parts of analysis videos, okay। आपको प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा, उस प्लेलिस्ट में आप तीनों पार्ट्स, जो लाइव वाला नहीं हो पाया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ, उससे आप कवर कर सकते हैं, और जो सेकंड पार्ट ये चल रहा है, थर्ड पार्ट में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी और डी वहाँ पे कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर कितना बजा 26 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर कितना जाएगा आपका, कौन सा कितने क्वेश्चन था, 37-38 तक जाएगा, ठीक है। तो उसमें कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलें, बाय गाइज, थैंक यू, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं उसमें आप इनरोल कर लीजिए, समय मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि समय वेस्ट करेंगे तो आपको कल इसी समय से पछतावा होना पड़ सकता है। तो यू डो नॉट डू सच टाइप ऑफ वर्क विच कॉज यू रिग्रेट इन योर फ्यूचर। सो गुड बाय, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।